आपस में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती। बाकी लेवल तो इसका भी अच्छा ही है, कोई कम लेवल से तो ये चलता भी नहीं। ट्रांसफॉर्मर भी, ट्रांसफॉर्मर खुद का लेवल है, चैप्टर का भी लेवल अच्छा खासा है, बट ट्रांसफॉर्मर इंटरेस्टिंग है। कुछ परीक्षा में ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऐसा नाम लिखा था कि केवल ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग पूछी जाएगी। बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग पूछी जाती है, लेकिन पूछते तो पूरे ट्रांसफॉर्मर ही है। वो ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग पूछते हैं, उसमें भी कह देते हैं स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है। वाइंडिंग पढ़ने का मतलब ही हो गया ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली पढ़नी पड़ेगी, और कार्य प्रणाली पढ़नी पड़ेगी तो ट्रांसफॉर्मर का तो सिद्धांत समझ में आ ही जाएगा ना। तो कहने का मतलब हमें पूरा भाग ही देखना है ट्रांसफॉर्मर का A to Z। ट्रांसफॉर्मर जो एक ऐसा भाग है, इसके चैप्टर को पढ़ने के बाद में रामबाण में लगभग 300 के आसपास सवाल हैं, और एक परीक्षा कोई भी एग्जाम हो उसमें 5 से 7% ट्रांसफॉर्मर के सवाल आते हैं। यदि 100 सवाल किसी में आते हैं टेक्निकल के, तो 5 सवाल है जो ट्रांसफॉर्मर में मिलेंगे। यदि 50 सवाल आते हैं परीक्षा में तो 3 सवाल मिलेंगे या 2 मिलेंगे, और यदि आपके 75 सवाल आते हैं तो आपको 3 से 4 सवाल मिलेंगे। ये उसका 5% उसका रेशियो है, सीधा सीधा खुद का। 5 से 7% सवाल ट्रांसफॉर्मर का आते हैं, और हमेशा आते हैं, हर एग्जाम आते हैं। ट्रांसफॉर्मर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन सवाल आपको करने पड़ेंगे। मशीनों के यदि आप सवाल नहीं करते हैं रेगुलर तौर पर, तो 10 दिन के बाद में मशीन में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। 10 दिन तक तो आ जाएगा, ठीक लगेगा ठीक लगेगा, बाद में ये चीज़ें काम भी तो आगे आएगी। जब ये चीज़ें आगे, इधर देख लो, इधर ट्रांसफॉर्मर इधर है, इतनी सीरियस बात बता रहा हूं मैं। तो हाँ, तो ट्रांसफॉर्मर में 300 सवाल है, और ध्यान रखें यदि आप 7 सवाल नहीं कर सकते, मेरी लाइन वापस सुन लेना मेरे। यदि मशीन में आप जैसे आपको जो पढ़ाया उसकी घर जाके थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं, चैप्टर पूरा होने के बाद में उसके सवाल नहीं कर सकते हैं और डाउट नहीं पूछ सकते हैं शुरुआत के 10 दिन में, तो आपके और मशीन के बीच में उतनी दूरी रहेगी जितनी अभी है। है? यहां पर यह सब्जेक्ट है तकरीबन 20 से 25 दिन का है। सेम क्या है? जेई में 20 से 25 दिन का चैप्टर सब्जेक्ट होता ना, तो डेली 4 घंटे क्लास होती है, यहाँ 2 घंटे क्लास है। 3 घंटे होती होगी, लेकिन यहाँ 2 घंटे है। मैं पता है ना, जेई के लेवल में इसके लेवल में फ़र्क तो होता ही है, वो है। बाकी समझ आने में किसी को दिक्कत नहीं है, सारे सवाल हो जाएंगे, तरीके से हो जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान से साथ के साथ घर पे जाके पढ़ना है, समझ में आपको आएंगे। यदि आप साथ के साथ पढ़ना छोड़ेंगे तो आप ही छोड़ेंगे, वो छोड़ना मत, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो ट्रांसफॉर्मर, हमें करना है स्टार्ट इसको। ऑनलाइन वाले कोई कमेंट नहीं करें, क्योंकि मैंने एक लाइन बोली थी, अभी तक किसी का कोई डाउट है ही नहीं। शुरू ही अब करें, डाउट क्या है कि नहीं है, इसलिए कोई कमेंट नहीं करें। ऑनलाइन वाले भी अपने मोबाइल को लैंड इसके मोड में डाल दें, आपको ध्यान से लेक्चर सुनना है। डाउट तो आने लगेंगे 2-3 दिन बाद पढ़ने लगोगे तो, अभी भिड़ते ही क्या डाउट, अभी तो है ही नहीं कुछ, है कि नहीं है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। ट्रांसफॉर्मर, इसको हिंदी में परिणाम मित्र भी कहते हैं। परिणाम मित्र कह दो, परिणाम मित्र ट्रांसफॉर्मर है। अब सवाल है कि ट्रांसफॉर्मर करता क्या है। सिंपल सवाल पूछते हैं तो हर कोई बताएगा ये वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है। तो यहां पर पहला ही सवाल आएगा कि इसको ऐसी क्या दिक्कत है, ये वोल्टेज बढ़ा और घटा क्यों रहा है।
जो वोल्टेज है वही क्यों नहीं रहने दे रहा है? ये बढ़ा क्यों रहा है, फिर घटा क्यों रहा है, ये चाहता क्या है, ऐसा कर क्यों रहा है? पहला मामला यही है। ऐसा इसलिए अब आप इसको ट्रांसफॉर्मर क्यों काम लेते हैं, इसके लिए आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले जहां हम उत्पादन करते हैं ना, वहां कितने किलो वोल्ट का उत्पादन होता है भाई? 11 का। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कितना केवी का होता है? 11 केवी। सबसे ज्यादा कितने केवी की यूनिट है? तो 33 केवी की यूनिट लगी हुई है, लेकिन उत्पादन अभी भी सबसे ज्यादा यूनिट है कितनी है? 11 केवी। ठीक है, 11 केवी का इसने किया उत्पादन। और आपके गांव में जो सप्लाई आई वो कितना केवी आई भाई? 11 केवी आई। आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा उसमें कितनी सप्लाई है? 11 केवी। तो ये बीच में ये 22 केवी, 33 केवी, 220 केवी और 132 केवी ये नाम सुना, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम करते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक खास बात है कि ये हमारे पास ओम के नियम का पालन नहीं करता। ट्रांसफार्मर कह रहा है ओम के नियम का पालन करोगे, वोल्टेज बढ़ाओगे तो पावर बढ़ेगी। मैं ज़्यादा पावर लाऊंगा कहाँ से? मैं तो यहाँ से जो सप्लाई आ रही आगे दे रहा हूँ, तो पावर तो उतनी की उतनी रहेगी, और पावर उतनी की उतनी रहेगी तो P बराबर तो V ही होता है। वो कह रहा है कि वोल्टेज यदि बढ़ेगा तो धारा, पावर नहीं बढ़ा सकता। यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा ही बढ़ेगी, इसका मतलब पावर भी बढ़ेगा। आपने ट्रांसफार्मर लगाया तो 5 केवी का था, लेकिन गांव तक सप्लाई आई तो 200 केवी हो गया। ऐसा हो नहीं पाएगा। ऐसा हो पाएगा क्या? वो कह रहे पावर कैसे बढ़ाएं? यदि कोई मशीन घूमने वाली होती तो घूम के भी ऊर्जा उत्पन्न करती, यांत्रिक को विद्युत में बदलती। अपने इधर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो पावर क्या रहता है? नियत। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा क्या होगी? घटेगी। हमें यह पता चला कि धारा घटेगी। हमने कहा यह मामला ठीक है, क्योंकि पावर लॉस का सूत्र क्या होता है? P बराबर I² R। यदि धारा घट गई तो पावर की हानि भी क्या हो गई? कम हो गई। इसलिए जब उत्पादन जहां हुआ ना, जहां उत्पादन करते ही हमने तुरंत ही यहां पर एक फीडर लाइन लगाई, और फीडर लाइन लगा के क्या लगा दिया? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सबसे पहले कौन सा लगा? ट्रांसफार्मर स्टेप अप को हमने कहा इस 11 केवी को तुम 220 केवी में बदल दो। मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब 11 केवी को कितना बदल दिया? 220। अब ये 220 केवी की सप्लाई है जो कहां जा रही है भाई? आगे वो जाएगी ग्रिड स्टेशन पर, जिसे बोलते हैं GS। क्या कहते हैं? ग्रिड स्टेशन। ये क्या करेगा? 220 केवी को या तो 132 में बदल दिया या 33 केवी में बदल दिया। 220 को 33 केवी में बदला तो बताओ वोल्टेज घटाया कि बढ़ाया? घटाया। तो स्टेप डाउन है ना। अब इस 33 केवी वाली सप्लाई कहां जाएगी? 33 केवी वाली जो सप्लाई है वो जाएगी हमारे पास GSS पर, जिसे हम कहेंगे सब स्टेशन। ये आगे सप्लाई को कितने में बांट देगा भाई? 11 केवी। बांट दिया 11 केवी में। ठीक है, 11 केवी है जो सप्लाई देगी आगे। 11 केवी हमारे पास सप्लाई कहां पर आ गई? गांव में आ गई। और गांव में इसको किसने बदल दिया? 415 वोल्ट में। या फिर सिंगल फेज सप्लाई दे रहे थे 230 वोल्ट में इंडिविजुअल, और 3 फेज गया तो किसने बदल दिया? 415 वोल्ट में। ठीक है, मान लो यदि 230 वोल्ट दे रहे हैं इंडिविजुअल, तो अभी आगे बांटनी है, ऐसे भी दे रहे हैं 415, तो अलग अलग जगह आपके सप्लाई बंट गई। सप्लाई ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुई। जब सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हुई, जैसे मान लो ये हमारे पास रावत भाटा कोटा के अंदर निर्माण हुआ, इसका विद्युत उत्पादन हुआ, तो ग्रिड ये स्टेप अप कहां लगा भाई? वहीं उसके पास में, क्योंकि 11 केवी उत्पादन हुआ और आगे भेजना तो सीधे पहले हमने क्या किया? 11 केवी को 220 केवी में बदला। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहां लगा? उत्पादन केंद्र के पास में। उसके बाद में ये GS कहां लगा? जैसे जयपुर सप्लाई आ रही है तो ये GS सीधे कहां लगा? जयपुर पर। ये GS कहां लगा? जयपुर। तो जो कोटा से जयपुर तक लाइन आ रही है वो कितनी आ रही है? क्योंकि बहुत लंबी लाइन है और ज्यादा वोल्टेज है तो धारा क्या होगी? कम। धारा कम होती, पावर लॉस क्या होगा? कम। तो ये GS किसे कहा?
जीएस का जहां पर 2 या 2 से अधिक उत्पादन केंद्र से सप्लाई आती है। जयपुर में सप्लाई आ रही है तो एक तो राउत भाटा कोटा से आ रही है, एक आ रही है सूरतगढ़ से, 2 जगह से आ रही है। मान लो ये लाइन फॉल्ट हो गई तो क्या जयपुर अंधेरे में थोड़ी डूबेगा? तो एक दूसरी सप्लाई आएगी कि नहीं आएगी? वो ये जरूर करेगा कि आज लाइट में कटौती रहेगी, तुम थोड़ा एडजस्ट करो, तुम थोड़ा एडजस्ट करो, क्योंकि एक लाइन तो कट गई, दूसरी लाइन बची है। एडजस्ट तो करेगा कि नहीं करेगा? तो इसे कहते हैं क्या? ग्रिड स्टेशन। अब ये ग्रिड स्टेशन जयपुर पे आ गया। अब इस ग्रिड स्टेशन देखो कि सीधा ग्रिड स्टेशन में कितना हुआ, कम से कम 2 या 2 से अधिक उत्पादन केंद्र जुड़े, उस स्टेशन को क्या कहेंगे? ग्रिड स्टेशन। अब ग्रिड स्टेशन है, ग्रिड स्टेशन क्या बनेंगे? सब स्टेशन। और ग्रिड स्टेशन से बहुत सारे जीएसएस बनते हैं, ठीक है। जीएसएस एक गड़बड़ हो जाए तो दूसरा जीएसएस सही चले, इसलिए रिंग प्रणाली भी काम में लिया जाता है। कई बार सप्लाई इधर उधर भेजने के लिए क्या कौन सी बना लेते हैं? रिंग। वो हमारा आगे की चीज है। आप इतना सा देखो, ये अपने गांव या गांव के आसपास के एरिया में या पड़ोस के गांव में लगा हुआ जीएसएस है, सब स्टेशन। सब स्टेशन से कार्य शुरू होता है वितरण का। सब स्टेशन से पहले वितरण का नहीं होता, आगे से आगे भेजने का ही होता है। जो आगे से आगे भेजने का होता है उसे हम क्या कहते हैं? पारेषण। पारेषण में ये हमारे पास क्या कहलाएगा? प्राथमिक पारेषण। ये क्या कहलाएगा? प्राथमिक पारेषण। और ये क्या कहलाएगा? द्वितीयक पारेषण। ये तो पारेषण है, क्योंकि अभी तक तो सप्लाई किसी को दी नहीं इन्होंने आगे से आगे भेजने का काम किया। अब सप्लाई कुल मिला के या तो आपके गांव में जीएसएस लगा हुआ है या आपके गांव के 10-15 किलोमीटर की परिधि में कहीं लगा हुआ है, वहां से आपके गांव तक सप्लाई आ रही है। जनरली यही होता है। तो वहां तक सप्लाई आ गई। अब जीएसएस का काम क्या है? सब लाइनों को सप्लाई बांटना। ट्यूबवेल चलती है तो 6 घंटा आएगी, 6 घंटा इधर वाले एरिया में आएगी, 6 घंटा इधर वाले एरिया में आएगी, तुम्हारे रात का टाइम आएगी, तुम्हारे दिन का टाइम आएगी। ऐसा करता है ना वो। ये सब काम किसके हाथ में है? पीछे वालों के हाथ में। ऐसा कुछ नहीं है, उनको तो सीधी सीधी सप्लाई देनी है रेगुलर तौर पे जो दे रहे हैं। जीएसएस से जो आपके गांव के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या गांव में जो कॉमन ट्रांसफार्मर लगा हुआ, आजकल तो छोटे छोटे बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर लगा दिए। पहले एक कॉमन ट्रांसफार्मर होता था, उसको कॉमन लो। तो वहां तक जो सप्लाई आ रही है उसको कहते हैं प्राथमिक वितरण। इसे हम क्या कहते हैं? और यहां से जो ट्रांसफार्मर के बाद में जो आपके गली के अंदर लाइन आ रही है उससे हम कहते हैं द्वितीयक वितरण। इसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक वितरण कह दिया। और द्वितीयक वितरण हो गया, गली के अंदर आ गया, खंभा आ गया, वहां पर सप्लाई आ गई। वहां से सभी ने, घरों वालों ने तार जोड़ दिए, तो इस लाइन को क्या कहेंगे? सर्विस लाइन। ये कौन सी लाइन हो गई? सर्विस लाइन। सर्विस लाइन किससे जुड़ी होती है? उपभोक्ता से, ठीक है। तो ये इस प्रकार का भेजने का पर्पज है। अब इस प्रकार का भेजने का पर्पज में मुख्य रोल किसका है? ट्रांसफार्मर का। आप देखो रोल किसका है। तो हम ट्रांसफार्मर को पढ़ना चाहते हैं तो पहले उद्देश्य देख लेते इसको पढ़ते क्यों है। इसलिए पढ़े 11 केवी को मैंने सीधे 220 केवी में बदला, तो बताओ कितना गुना बढ़ा हुआ? 20 गुना। जब वोल्टेज 20 गुना बढ़ा तो धारा कितना गुना कम हुई? 20 गुना। और धारा कब जब 20 गुना कम हुई, पहले मान लो 20 एम्पियर धारा थी, आई स्क्वायर आर से कितना बनेगा भाई? 400। अब 20 गुना कम होगी, धारा कितनी बचेगी? 1 एम्पियर। 1 स्क्वायर कितना हुआ? 1। तो इसका मतलब पावर लॉस 400 गुना कम हो गया। इतने से काम में पावर लॉस कितने गुना कम हो गया? क्योंकि पावर लॉस P बराबर आई स्क्वायर आर है कि नहीं है। पहले धारा 20 एम्पियर थी तो 20 का स्क्वायर आएगा, और अब धारा 1 एम्पियर ही तो 1 का स्क्वायर हुआ, तो धारा मतलब पावर लॉस 400 गुना कम हुआ। इसलिए बड़े बड़े जो टावर लगाते हैं हम विद्युत सप्लाई के, ये ज्यादा लंबी दूरी पर भेजने के लिए लगाते हैं, और इसमें पावर का लॉस बहुत ही कम होता है। क्लियर। इसके अलावा इसकी बहुत सारी डिटेल होती है, वो आप पारेषण वितरण जो चैप्टर है ना, जनरेशन, उनके अंदर पढ़ेंगे। हम यहाँ पर केवल यही देख रहे थे ट्रांसफार्मर हमने लगाए क्यों, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन कितना केवी का हुआ? 11 का। और गांव में सप्लाई आई कितनी? 11। तो किसी के दिमाग में आएगा सीधी भेजो ना, मत आफड़ी मत करो। तो ये तामझाम क्यों किया? जब 11 केवी उत्पादन कर रहे हो और 11 केवी गांव में भेज रहे हो तो सीधी 11 ही भेज दो, तो पावर लॉस क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसलिए हमने इस प्रकार का मामला किया है, ठीक है। तो पता चल गया हम ट्रांसफार्मर पढ़ क्यों रहे। और ट्रांसफार्मर एक इंपॉर्टेंट बात आपने और पढ़ ली होगी कि वोल्टेज बढ़ेंगे तो धारा
अब इसको आप थोड़ा सा लिख लो रफ में, ताकि आपको उद्देश्य मिल जाए। ट्रांसफॉर्मर क्यों पढ़ रहे हैं, उद्देश्य मिलना जरूरी है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर केवल एक ही बार लगा है, बाकी हर बार वोल्टेज घटाई है ना, तो बाकी हर बार स्टेप डाउन लगाया है। स्टेप अप केवल कहाँ लगता है, उत्पादन केंद्र पर, बाकी सब जगह क्या लगता है, स्टेप डाउन। जीएसएस वाले के पास भी क्या होता है, स्टेप डाउन है। ग्रिड स्टेशन वाले पास भी क्या है, स्टेप डाउन है। ग्रिड स्टेशन पर्टिकुलर एरिया का होता है कि भाई जहां पर 2 या 2 से अधिक उत्पादन केंद्र जोड़ने हैं जरूरी है, तो इस एरिया के अंदर ये ग्रिड स्टेशन हो गया, ताकि सप्लाई पूर्णतः बाधित ना हो। एक आपको यदि याद हो तो मैं एक बात ऐसी है, जब कोरोना काल चल रहा था तब मोदी जी ने कहा था ताली थाली तो अलग, एक दिया जलाओ, ऐसा कुछ था ना, मोमबत्ती जलानी थी या दिया जलाना था, और सारी विद्युत सप्लाई क्या करनी थी, घर की बंद करनी थी। उन्होंने कहा सारी लाइटें बंद करनी, कहा ना, कहा था कि नहीं कहा था। हाँ, हम मुद्दे पे आते हैं, तो जिसके ध्यान नहीं है वो ऐसा है। उस समय 1-2 दिन तक अखबार में बहुत एक खबर आई थी कि यदि सारी सप्लाई बंद कर दी और फिर एकदम से चालू करेंगे तो हमारे पास ग्रिड पर इतना लोड पड़ेगा कि ग्रिड है जो सीधे ये वो फेल हो सकता है। जो पावर प्लांट होता है ना उत्पादन के अंदर, अब पहले से तो सप्लाई है जो कोई ले ही नहीं रहा, फिर एकदम से आपने सारी सप्लाई चालू की तो ग्रिड पर इतना ज्यादा लोड पड़ जाएगा कि ग्रिड प्लांट ही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ऐसा मुद्दा चला था, ऐसा मुद्दा काफी चला था। तो फिर कुछ एक्सपर्ट आए विद्युत विभाग से अलग अलग, उन्होंने कहा था कि भाई देखो दोनों मामला करने पड़ेगा। मोदी जी ने कहा बात माननी भी पड़ेगी, लेकिन हम आपको एक बात कहते हैं, आपको मोदी जी ने लाइट बंद करने को कहा, आप फ्रिज व्रिज चालू रखना, बाकी सब सप्लाई चालू रखना, तो एकदम से ग्रिड पर लोड ना पड़े। और उसके लिए उन्होंने सभी विद्युत विभाग को तैयार रखा कि एकदम से पावर फैक्टर डाउन होगा, जैसे ही लाइटें चालू करेंगे तो आप मेंटेन करना पावर फैक्टर को। तो उनको पावर फैक्टर मेंटेन करना था। यदि सारी सप्लाई बंद कर देते, फिर सारी सप्लाई पूरी साथ चालू करते, घर में आइसोलेटर अगले डाउन कर देते, फिर आइसोलेटर के द्वारा सप्लाई चालू कर देते, तो ग्रिड स्टेशन क्या हो सकता है, खराब। इसलिए एक और लाइन सुन लो, आप ध्यान से बात सुन लेना। आइसोलेटर क्या होता है जानते हो ना, एमसीबी से पहले लगने वाला स्विच जो आइसोलेटर कहलाता है। कभी भी आपके शॉर्ट सर्किट होगा तो एमसीबी डाउन होगी, आइसोलेटर डाउन नहीं होगा, क्योंकि वो मैनुअल स्विच है। उसको आप खुद डाउन करेंगे, आगे सप्लाई क्या हो गई, बंद, खुद ऊपर करेंगे, आगे सप्लाई क्या हो गई, चालू। और आइसोलेटर एक ऑफ लोड स्विच है, यानी पहले घर की सारी लाइटें बंद करो और उसके बाद इसको वापस चालू करो।
उसको चालू करते ही घर की सारी लाइटें एक साथ चलनी नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, लोड ज़्यादा पड़ता है, जहाँ से भी सप्लाई आती है वहाँ क्या पड़ता है, लोड ज़्यादा पड़ता है, मीटर पे लोड ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए उसे ऑफ लोड स्विच कहा जाता है। और अपने भी जितने भी प्रकार से स्विच वगैरह होते हैं तो उनको इसी प्रकार ग्रिड पैनल पे भी लगाया जाता है, एक साथ लोड पूरा कनेक्ट नहीं हो, ऐसा कर दे। हाँ, सभी स्टेशन सब स्टेशन बाद जो आया है ये नहीं कह रहा है। 220 का होता है, 132 का होता है, छोटा जीएसएस 33 केवी का होता है। अभी लगभग लास्ट बजट हुआ था ना, तो मुख्यमंत्री ने 33 केवी के बहुत सारे जीएसएस को 132 केवी में बदला है। अभी बदला ना, तो 33 केवी के भी जीएसएस होते हैं, 132 केवी के भी जीएसएस होते हैं। हाँ, आगे बताओ। सब स्टेशन सेकंड होता ही नहीं कुछ, सब स्टेशन होता है। इसके बाद वापस सब स्टेशन कहाँ आता है? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको वितरक ट्रांसफार्मर बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। ये तो गांव में लगा हुआ है, कईयों के गांव के बाहर की तरफ है, कईयों के गांव के बीच में लगा हुआ है। एक कॉमन ट्रांसफार्मर है जिसको डीपी बोलते हो, ये वही है। ये जीएसएस नहीं है, ये डीपी है। जिसमें डीपी पर सप्लाई कितना केवी आती है? 11 केवी। और यदि इंडिविजुअल सब गलियों में एक एक लाइन जाएगी तो कितने कितने वोल्ट की है? 230 वोल्ट की। और 3 फेज की बढ़ेगी तो कितने वोल्ट की है? 415 की। यही तो मामला है उसका है। 3 फेज मोटर है वहां है। हाँ, 11,000 आता है। 33 बैठो। देखो, मैं जहाँ तक सवाल समझाऊँ, ये इनका कहना है कि जो मेरे ट्यूबवेल वाला ट्रांसफार्मर है उसमें कितना केवी की सप्लाई आ रही है? 11 केवी। उसको ट्रांसफार्मर है 415 वोल्ट में बदलेगा। ट्रांसफार्मर का यही काम है, मैं यही बता रहा हूँ इतनी देर से, ये ट्रांसफार्मर के काम है। इसीलिए तो हम स्टेप ओवर स्टेप डाउन करेंगे। तो 415 में बदल दिया, तो 415 की सप्लाई से आपकी क्या चल रही है? मोटर 3 फेज। अब बताओ। हाँ, ऐसा है, मैंने ये जो बताया है वो 3 फेज बताया है। सिंगल फेज में एक तार के द्वारा सप्लाई भेज सकते हो, 3 फेज में 3 तार से भेजते हो तो हाँ, सिंगल फेज में सप्लाई कितने तार से भेज सकते हो? एक तार से, क्योंकि फेज ही सिंगल है वो तो। और 3 फेज में कितने तार चाहिए? 3। तो सिंपल है वो तो, ठीक है। ये हमने केवल इतना देखा ट्रांसफार्मर क्यों जरूरी है, ये लॉस के कारण ये था। अब आते हैं ट्रांसफार्मर के बाद, पहली लाइन लिखो। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य स्टेप अप में स्टेप डाउन करना है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? स्टेप अप में स्टेप डाउन करना। अभी मैं केवल आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कोइल है। प्राथमिक कोइल किसे कहते हैं? जिसको आपने सप्लाई दी, स्रोत है।
जिससे आपने सोर्स कनेक्ट किया वो हमारे पास कौन सी सप्लाई कहलाएगी? प्राथमिक। प्राथमिक सप्लाई को चाहूँ तो मैं ये नंबर ऑफ टर्न को NP लिख दूँ या N1 लिख दूँ। 1 की वैल्यू प्राइमरी है और चाहे NP लिखो, ये हमारे पास प्राइमरी है यानी प्राथमिक कोइल है। और जब भी किसी भी कोइल के अंदर ये इस प्रकार से हमारे पास लाइनें खींची हुई होती है तो उससे हम कहते हैं आयरन कोर। लाइनें नहीं खींची हुई है तो हम कहते हैं एयर कोर। एयर कोर का मतलब है लपेटे लगाए गए हवा में। आपने सीधे हवा में लपेटे लगा दिए तो वो क्या हो गया भाई? एयर कोर। और यदि लोहे के जो कोर बनाई उस लोहे की कोर के ऊपर लपेट लगाए तो आप उसे क्या बोलेंगे? आयरन कोर। सामान्यतः ट्रांसफार्मर में कौन सी कोर होती है? आयरन कोर। तो ये आयरन कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो लाइनें खींचते हैं। उसके बाद में इधर जो है हमारे पास ये कौन सा हो गया भाई? N2। ये कौन सी है भाई? द्वितीयक। ठीक है ना। स्रोत के बाद में अगला क्या आ जाता है भाई? लोड। स्रोत के बाद में आ जाता है अगला लोड। तो एक तो हमारे पास सोर्स है और एक हमारे पास लोड है। सोर्स है सप्लाई आएगी, लोड है यानी यहां सप्लाई दी जा रही है। ठीक है। N1 हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्न प्राथमिक का। N2 हमारे पास क्या है? सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न। इसके कारण हमारे पास वोल्टेज बढ़ेंगे, यहां घटेंगे। ये मामला है। पहले इतना सा बढ़ाओ, फिर इसके अंदर और एक चीज बनानी है। ऐसा लिख लें, सोर्स किससे जुड़ा होता है? आप कहें प्राथमिक से जुड़ा होता है। लोड किससे जुड़ा होता है? द्वितीयक वाइंडिंग से जुड़ा होता है। आपने बोला था कि 3 फेज वाली लाइन में ऊपर वाला तार सेफ्टी के लिए होता है, तो मैंने बोला तो मैंने वापस मना कब किया? बोल ही रहा हूँ तो होता ही है। 3 फेज की सप्लाई आती है, जो स्टील के टावर होते हैं उसके सबसे ऊपर एक अतिरिक्त तार लगाया जाता है। उस तार को कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर, और उसको अर्थिंग किया जाता है। 1 मील की दूरी में 4 जगह अर्थिंग होता है, और अर्थिंग विधि है वो पाइप अर्थिंग है। होता ही है। आकाश से बिजली कड़कती है, उसे सुरक्षा के लिए इस प्रकार का लगाना पड़ता है। लिख लिया? ओके, ठीक है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग। आपने नाम देखा, प्राथमिक वाइंडिंग से सोर्स जुड़ा होता है, द्वितीयक वाइंडिंग से क्या जुड़ा होता है? लोड।
अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है? आपस में टच कर रही है, फिर भी सप्लाई इधर से उधर जा रही है। किसके कारण जा रही है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो जिसके कारण वो जा रही है, एक मिनट में बना के दिखा देता हूं। जिसके कारण सप्लाई जा रही है वो है कि इसके यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? सेकेंडरी वाइंडिंग को काटेगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग को काटेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या उत्पन्न हो जाएगा? ईएमएफ। तो ये आपस में डायरेक्ट विद्युत रूप से जुड़ी हुई है क्या? नहीं, लेकिन चुंबकीय पात के रूप में जुड़ी हुई है कि नहीं है? तो ये हमारे पास विद्युतीय रूप से जुड़ी हुई नहीं होती, लेकिन चुंबकीय रूप से दोनों कोयलें जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब मैं इसके एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखूंगा। यह एक स्थैतिक युक्ति है। यह स्थैतिक मशीन है। कौन सी मशीन है भाई? स्थैतिक का मतलब है इसमें कोई भी भाग घूर्णित नहीं है। कोई घूमने वाला भाग है क्या? नहीं, इसमें कोई भी घूर्णित भाग नहीं है। जब हमारे पास कोई भी भाग घूर्णित नहीं है तो हमारे पास घर्षण होगा क्या? यहां पर नहीं होगा, तो घर्षण हानि क्या होगी? जीरो। इसमें घर्षण हानि शून्य होती है। इसमें घर्षण हानि क्या होती है भाई? इसमें घर्षण हानि शून्य होती है। ठीक है, इसमें कोई भी भाग घूर्णित भाग नहीं है। इसमें घर्षण हानि क्या होती है भाई? तो आप कहेंगे इसमें घर्षण हानि हमारे पास शून्य होती है। यहाँ तक मामला ठीक है। अब देखो कि हमारे पास घर्षण हानि शून्य है, ये लॉजिक हमें समझ में आ गया। तो इसकी दक्षता क्या होगी भाई? सिंपल पूछे दक्षता तो हमारे पास हम कहेंगे भाई घर्षण हानि नहीं तो दक्षता क्या है? उच्च। लेकिन क्या आप बताओ मानक दक्षता कितनी है? तो हम कहेंगे 95 से 98%। 95 से 98%। अधिकतम वाली 98% तक अधिकतम वाली जो होती है ना, वही उत्तर करना होता है, क्योंकि घूमने वाला भाग नहीं तो घर्षण हानि तो है नहीं। तो बची कौन सी हानि है? लोह हानि और ताम्र हानि, दो हानियां तो है ही। ठीक है, आदर्श अवस्था में क्या होता है? तो आप कहेंगे आदर्श अवस्था में दक्षता कितने % होती है? 100%। ठीक है, अब इसमें ये तो मैंने सब कुछ बताया, वही तो लिखा लाइन। अब इसमें जो प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग दोनों आपस में जुड़ी होती है क्या? नहीं, दोनों आपस में जुड़ी हुई विद्युत रूप से नहीं होती है। प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग दोनों आपस में चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई है। इसमें प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग विद्युत रूप से जुड़ी हुई नहीं होती है, परंतु चुंबकीय रूप से
इसमें प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग विद्युत रूप से जुड़ी हुई नहीं होती है, परंतु चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसकी दक्षता क्या है भाई? उच्च है, और मानक दक्षता 95 में से 98% है। आदर्श कितना है भाई? 100% है। और विद्युत रूप से जुड़ी हुई नहीं तो होती, परंतु चुंबकीय रूप से क्या होता है? जुड़ी हुई। क्योंकि हमने एक डॉटेड लाइन मैग्नेटिक लाइन बनाई ना, तो मैग्नेटिक लाइन प्राथमिक लाइन में आपने विद्युत धारा दी तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना। उस चुंबकीय क्षेत्र ने सेकेंडरी वाइंडिंग को काटा, इसलिए सेकेंडरी में क्या उत्पन्न हो जाएगा? ईएमएफ। तो देखो सीधा तो आप डायरेक्ट तो टच है नहीं, तो भौतिक रूप से या विद्युत रूप से तो जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई है। लिख लिया? क्या हुआ? सर दर्द कर रहा है? सर्दी जुकाम लगा? तो झंडू बाम लेके कौन घूमता है? अच्छा, ये घूमता है। अच्छा, नहीं अब करेक्ट है, मुझे मेरी मेमोरी सही हो गई, अब याद आ गई। मुझे इस ऐसे व्यक्ति की तलाश थी। ऐसा एक क्लास में आपके वाक्य हुआ है, मेरे पास सूचना ही है, लेकिन मेरे पास समय अभाव के कारण मैं आपकी क्लास में आ नहीं पाया था, और आज बाई दिवे तुम मिल गए हो। ऐसी घटना हुई थी और मैं आ नहीं पाया वापस क्लास में, क्योंकि मेरा खुद का शेड्यूल थोड़ा अलग था। मैंने कहा मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन खुद ही आ गया। ठीक है, ओके, ये लिख लिया भाई। अब पूछा जाता है कौन से सिद्धांत पर काम करता? आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं है, आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएगी, जो है वो आराम से दिखेगी। कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो आपने हमेशा नाम सुना अन्योन्य प्रेरण। क्या नाम सुना? अन्योन्य प्रेरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण हमारे पास क्या होता है भाई? पारस्परिक प्रेरण, सह प्रेरण भी कह सकते हैं। पारस्परिक का मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा हो, सह मतलब ये साथ। स्व प्रेरण नहीं लिखा मैंने, स्व प्रेरण ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ये सह प्रेरण लिखा है। स्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस, ये सह यानी एक के साथ दूसरा है, दो कोई लेख नहीं है। तो सह प्रेरण लिखो, पारस्परिक प्रेरण लिखो या अन्योन्य प्रेरण लिखो, एक ही बात है। ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब सवाल ये है, यदि ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक वाइंडिंग को डीसी प्रदान की जाए, क्या हो जाएगा भाई? यदि ट्रांसफॉर्मर की यदि ट्रांसफॉर्मर को ही लिख दो सीधा, ट्रांसफॉर्मर को डीसी प्रदान किया जाए तो प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों जलेगी? इसका कारण देखना, बाद में लिख लेना, कारण देख लो कि हमारे पास कोइल है, कोइल का प्रेरणीय प्रतिघात एक्सएल बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ एल।
होता है कि नहीं होता है? तो ये प्रेरणीय प्रतिघात होता है 2πfl, और 2πfl है तो 4dc। आप मुझे बताओ डीसी के लिए आवृत्ति कितनी है भाई? 0। आवृत्ति यदि 0 है तो XL बराबर क्या हो जाएगा भाई? 0। एफ की जगह 0 रखोगे तो XL का मान भी क्या हो जाएगा? 0। XL 0 हो गया, यानी कि कोइल में प्रतिघात यानी कि प्रतिबाधा ही है, ये क्या होगी? 0। तो आप क्या कहेंगे? धारा का प्रवाह अधिकतम, और धारा का प्रवाह अधिकतम है तो हमारे पास क्या होगा? प्राथमिक वाइंडिंग जलने का कारण ये रहा। ठीक है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। क्लियर? ठीक है। अब आता है ट्रांसफॉर्मर में विद्युत वाहक बल का समीकरण, उसको देखते हैं ध्यान से। विद्युत वाहक बल का समीकरण लिख देते हैं सीधा। विद्युत वाहक बल का समीकरण। ठीक है, बताइए विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या है? तो हमारे पास E है ना, ये EMF कहलाता है। E हमारे पास आवर्ती के समानुपाती होता है। ठीक है, E हमारे पास जो फ्लक्स जितना ज़्यादा काटेगा तो विद्युत वाहक बल भी क्या होगा? ज़्यादा। और नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा तो चक्रों की संख्या ज़्यादा होगा तो विद्युत वाहक बल भी क्या होगा? ज़्यादा। इसलिए कुल मिला के इनसे ये प्रेरणा लेके क्या बना भाई? E समानुपाती फाई एफ एन। क्या बना? फाई एफ एन। अब यहाँ पर ये तो है कि किसके समानुपाती है? फ्लक्स के, आवर्ती के और नंबर ऑफ टर्न के। अभी देखें ध्यान से, E हमारे पास ऐसा है कि E एवरेज यदि बनता है तो 4 बार ये दिशा बदलता है, 4 फाई एफ एन होता है। और E RMS के बारे में बात करें तो 4.44 फाई एफ एन है। सीधे विद्युत वाहक बल का पूछने का मतलब क्या पूछेगा भाई? हमें RMS मान। अब देखो कि फाई हमारे पास क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक और सेकेंडरी में सेम है कि अलग अलग है भाई? अरे अलग अलग कहाँ, सेम है। प्राथमिक में जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ उसी ने सेकेंडरी को काटा।
अलग तुम्हें कहां दिखाइए? चुंबकीय फ्लक्स अलग अलग कहां है? एक ही फ्लक्स है कि नहीं दोनों पर? इसमें उत्पन्न हुआ वो इसी को काटा, तो चुंबकीय फ्लक्स दोनों में क्या होता है? सेम। ठीक है। और आवर्ती में भी कभी परिवर्तन नहीं होता है, तो प्राथमिक और द्वितीयक में आवर्ती भी क्या रहती है? समान। लेकिन नंबर ऑफ टर्न है, ये हमारे पास हर कॉइल में क्या होते हैं? बदलते हैं। नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे तो वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्न कम होगा तो वोल्टेज क्या होगा? कम। नंबर ऑफ टर्न पर क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे। करो नोट। है ईएमएफ किसके कारण ज्यादा अलग अलग हुआ भाई? नंबर ऑफ टर्न के कारण। यदि दोनों में चक्रों की संख्या बराबर है तो प्राथमिक और सेकेंडरी वोल्टेज क्या होंगे? बराबर। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न बढ़ गए तो वोल्टेज भी बढ़ गया, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न घट गए तो वोल्टेज भी घट गया। ये मामला फ्लक्स पर डिपेंड करता है, लेकिन कंप्लीट फ्लक्स घट जाए, प्राथमिक फ्लक्स उत्पन्न ही कम करें तो सेकेंडरी विद्युत वाहक बल भी क्या होगा? कम। लेकिन प्राथमिक और सेकेंडरी में फ्लक्स होगा क्या? कॉमन। आवर्ती कम है तो भी प्रभाव पड़ेगा। लिख लिया भाई? हैं? समझ में आया कि नहीं है? ये तो आ ही गया होगा। ऐसा तो कोई भारी भरकम है ही नहीं इसमें। ठीक है, ओके भाई। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आवाज नहीं भाई। प्राथमिक वाइंडिंग वोल्टेज है 220 वोल्ट, यानी ये मान क्या हो गया भाई? ई का हो गया ना भाई? क्या मान है भाई? 220 वोल्ट। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? ये कह रहा है ज्ञात करना है। 220 की जगह 222 कर दो, 222 वोल्ट। फाई ज्ञात करना है। एफ हमारे पास है 50 हर्ट्ज। नंबर ऑफ टर्न जो है वो कर दो 40। ठीक है, ये प्राथमिक वाइंडिंग का है E1, तो यही हमारे पास क्या है? N1। एफ और फाई तो दोनों में क्या है? सेम है। करो भाई। सिंपल सवाल है, सूत्र जो लिखा है उसी के ऊपर पूछा जा रहा है। जब तक कि आपको एवरेज नाम नहीं बोलने हैं, हमेशा विद्युत वाहक बल कौन सा होता है? आरएमएस। क्योंकि मापक यंत्र के द्वारा मापा जाने वाला विद्युत कौन सा होता है? आरएमएस। इसलिए आरएमएस ही लेना है। यदि एवरेज होता तो मैं एवरेज बोल लूंगा अलग से,
क्योंकि विद्युत मापक यंत्र के द्वारा कौन सा वैल्यू मापी जाती है? आरएमएस मान ऐसी की। करो सोल्व, आप सभी करो सोल्व। न्यूमेरिकल यहाँ दो तीन जगह पूछे जाते हैं। एक इस पर होते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, एक है जो कॉपर और आयरन लॉस है। उसके अलावा न्यूमेरिकल कहीं नहीं है। सूत्र मैंने आपको लिख के दिया है। अरे भाई आपके पास E1 बराबर, सॉल्यूशन लिख देते हैं भाई, आप ध्यान से देखो, चलो मत नोट मत करो, बराबर 4.44 होगा कि नहीं होगा? ये E1 है तो ये क्या है? N1 है। ये E2 है तो ये क्या होगा? N2। बात सिंपल है, क्योंकि फाई और एफ सभी में क्या है? कॉमन। नंबर ऑफ टर्न बदलेंगे तो वोल्टेज भी क्या होंगे? बदलेंगे। अब आपको क्या ज्ञात करना? फाई। तो बताओ फाई बराबर क्या आया? E1 बटा 4.44 F इंटू N1। ये आ गया कि नहीं आ गया? E1 का मान कितना है? 222 बटा 4 पॉइंट क्या है? 44। F कितना है? 50। N1 नंबर ऑफ टर्न कितना है? 40। अब हो जाएगा ना सोल्व? तो पॉइंट हटाया तो क्या आया भाई? 100 आया। 222 से गुणा किया तो 2 बार, 50 इंटू 2 क्या हो गया? 100। कुल मिला के क्या आया? 1/40। 1/40 है तो भाग दिया 10 हुआ 10। 10 में भाग गया नहीं तो आया 0। तो हो गया 100। 100 में भाग गया 2 और 5, ये हुआ 2 5 वेबर लिख दो। ये लिखने का मतलब हो गया 25 मिली वेबर। मिली में बदलना तो 1000 से क्या कर दो? गुणा। अब बताओ आपको जो भी बात इसमें समझ में नहीं आई है, भाई सिंपल सवाल है ना, ऐसे सवाल तो पूछ ही सकता है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। न्यूमेरिकल 2-3 पॉइंटों पे पूछता है इसमें। दोनों ब्रिलियंट आदमी आगे देख लिया करो, इधर आपस में बातचीत मत करो। आरएमएस की फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर, वर्ग मध्य मूल मान, यही होती है। लिख लिया? ठीक है। अब देखो कि एक दो कंडीशन है। उच्च आवृत्ति के ट्रांसफॉर्मर आकार में छोटे होते हैं, ये आपने लाइन सुनी है। निम्न आवृत्ति के ट्रांसफॉर्मर आकार में क्या होते हैं? बड़े। तो पहले तो मैं एक लाइन लिखा देता हूँ, फिर आया कैसे है ये मैं समझा दूंगा। चाहो तो लिखना, चाहे तो भले मत लिखना, सीधा याद ही रख लेना, बाकी मैं समझा दूंगा, ठीक है ना पूरी। तो लिखो उच्च आवृत्ति के ट्रांसफॉर्मर
आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। उच्च आवृत्ति के ट्रांसफॉर्मर आकार में अपेक्षाकृत क्या होते हैं भाई? छोटे। अब ये लाइन तो लिख ली, अब इधर वाला कोई लिखना मत, लेकिन समझ पूरा लो। ऐसा है, ई समानुपाती होता है फाई एफ एन। फाई बराबर होता है बी गुणा ए। तो ई समानुपाती, फाई की जगह मैंने क्या लिख दिया भाई? बी गुणा ए एफ एन। ठीक है, क्योंकि बी होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है और ये होता है फ्लक्स अपॉन एरिया। ये आपने सूत्र नाम पढ़ा होगा कभी, बी बराबर फाई बटा ए, नहीं पढ़ा देख लो। फाई बराबर होता है बी गुणा ए। अब एरिया यहाँ पर है, तो एरिया यदि मान लो हम यहाँ रखते हैं तो एफ कहाँ जाएगा? नीचे। एफ आएगा इधर, तो ई अपॉन एफ समानुपाती बी गुणा ए गुणा एन। तो 1 अपॉन एफ समानुपाती क्या है? ए। आवृत्ति ज्यादा हुई तो आकार क्या हुआ? ये ऐसा आया है। आवृत्ति ज्यादा हुई तो आकार क्या हुआ? छोटा। और ये इसी सूत्र से आगे आया है, केवल फाई की जगह क्या लिखना पड़ता है? बी गुणा ए। तो हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये केवल आप स्टेटमेंट समझ लो, बहुत है। उच्च आवृत्ति के ट्रांसफॉर्मर आकार में क्या होंगे? छोटे। तो निम्न आवृत्ति के ट्रांसफॉर्मर आकार में क्या होंगे? बड़े। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अब देखो कि एक आप लिखना मत, पहले ये भी देखना है। एक नाम आप देखते हैं स्टेप अप। स्टेप अप को हिंदी में कहते हैं ऊंचाई। एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का होता है अपचाई। एक होता है स्टेप डाउन और एक होता है स्टेप अप। ठीक बात। अब हमारे पास स्टेप अप जो होता है, इसमें हमारे पास क्या होगा? प्राथमिक वाइंडिंग में चक्रों की संख्या क्या है? कम। सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या क्या है? ज़्यादा। और जिसमें चक्रों की संख्या ज़्यादा होगी उसमें वोल्टेज भी क्या होंगे? ज़्यादा। स्टेप डाउन करना है तो प्राथमिक में तो चक्कर है और ज़्यादा, और सेकेंडरी में चक्कर क्या कर दें आप? कम। तो ये क्या हो गया? स्टेप डाउन। ये हमारे पास N1 है, ये N2 है। तो आप इसमें क्या कहेंगे? N2 का मान N1 से क्या है? ज़्यादा। जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है उसमें वोल्टेज उत्पन्न भी क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि E समानुपाती फाई एफ एन है कि नहीं है? तो N ज़्यादा तो E भी क्या होगा? ज़्यादा। तो आप कहेंगे यहाँ पर सेकेंडरी में हमारे पास वोल्टेज क्या होगा भाई? ज़्यादा। किसकी तुलना में? प्राथमिक की तुलना में। हो गया? सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा, तो आप इसे सिंपल भाषा में क्या कहेंगे? वोल्टेज बढ़ा। वोल्टेज बढ़ा तो धारा क्या हुई? घटी, क्योंकि पावर क्या रहता है? नियत। और इस केस में देखोगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में क्या है? कम है कि नहीं है? और प्राथमिक में क्या है? ज़्यादा। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम है तो वोल्टेज भी सेकेंडरी में क्या है भाई? कम। वोल्टेज हमारे पास कम है तो वोल्टेज हो गए डाउन, जैसे धारा क्या हो गई भाई? अप। ठीक है, ये मामला। तो एक हमारे पास है स्टेप अप और दूसरा कौन सा है? स्टेप डाउन।
लिख लिया? आप एक नोट डाल कर नीचे लिख लो, स्टेप अप और स्टेप डाउन के नीचे नोट डाल के लिखो, ट्रांसफॉर्मर में आवर्ती व पावर, ट्रांसफॉर्मर में आवर्ती व पावर नियत होती है। ट्रांसफॉर्मर में आवर्ती व पावर क्या होती है भाई? नियत होती है। ठीक है। अब अगला जो खंड पढ़ रहे हैं उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? आगे होगा क्या महाराज? क्या होगा? कौन से ध्यान में लगे हो? समझ में आया कि नहीं आया? कम कम आ रहा है। तो कम कम आ रहा इसलिए तो मेरे बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने 3 बार तेरे से पूछा तब जाके तूने उत्तर दिया है। मतलब आपको क्या समझना है मैं वो वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताओ कौन सी लाइन समझ में नहीं आई? देखो बताने बिना तो मुझे पता कैसे चलेगा? मैंने तो आराम से पढ़ा है। आपको इसमें से कोई भी लाइन भी समझ नहीं आई तो मुझे बता दो, मैं वापस समझा दूंगा। पावर में आवर्ती, ओहो ये तीर के निशान, तीर के निशान ये कहते हैं कि यहां पर हमारे पास बताओ प्राथमिक वाइंडिंग ये है कि नहीं है? ये कौन सी है? सेकेंडरी में चक्कर ज्यादा है प्राथमिक में? आप बताएं, कोई नहीं बताएं। N2 कौन सी है? सेकेंडरी। सेकेंडरी में चक्कर क्या है? ज्यादा। सेकेंडरी में चक्कर ज्यादा तो वोल्टेज भी क्या होगा? ज्यादा। क्यों वोल्टेज ज्यादा होगा? क्योंकि हमारे पास वोल्टेज किसके समानुपाती होते हैं? चक्रों के। तो वोल्टेज क्या होंगे? ज्यादा। सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा हुए तो इसका मतलब सेकेंडरी में गए तो वोल्टेज क्या हुआ? बढ़ा। और ये तीर का निशान है बढ़ने का। तो वोल्टेज बढ़ा तो ये नीचे के निशान है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा क्या होगी? क्योंकि पावर में कोई बदलाव नहीं होता। ऐसा ही केस इधर है। यही मामला ना भाई? और कोई मामला? गुड। मैं तो आपको बताऊं, ध्यान से पढ़ने वाले के सब लेवल निकल जाएंगे। हाँ लेवल ही निकलते हैं। फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, लेवल ही है ये। देखो कि ऐसा है, आपको पढ़ना ढंग से पड़ता है, बाकी दिक्कत न तो पहले में आते न दूसरे में आती। दिक्कत कहीं नहीं आती है। दिक्कत केवल तब आती है जब आप पढ़े नहीं और बैठा बैठा ये सोचे कि ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे दिक्कत है। पढ़े तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है कि नहीं मामला? आपने भरा कि नहीं भरा? छोड़ फिर टेंशन। सवाल क्या है? समाज सेवा के लिए तो तू क्यों बैठा रहता? तेरा काम देखने, तेरा भरा कि नहीं भरा, बस बात खत्म। दोबारा भरे तो तुझे क्या दिक्कत है? नहीं भरे तो तुझे क्या दिक्कत है? बस जब इतना संतोष ले लोगे ना तो पढ़ाई आपकी ढंग से होगी। इतना तो तनाव मैं ही नहीं लेता, दोबारा भरे कि नहीं भरे है? अरे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है कहीं पर भी। कभी भी कोई एग्जाम है जिसने पहली बार में फॉर्म भरा ही नहीं, दूसरी बार फॉर्म ओपन होते हैं तब जाके वो फॉर्म भरता है, तो क्या वो कंपटीशन में है? खड़े हो। आप मुझे बताओ कब पहली बार इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ और कब लास्ट बार हुआ है?
इसमें आपको बैठ जा बैठ जा बैठ जा। इसका आप तो खड़े रहो, इसको आपको सुनने में कब आया, इसका कब हैक हुआ कंप्यूटर? तू किसकी तैयारी कर रहा है? मैंने आपको यही कहा, पंचायती नहीं करेंगे तो जीवन में सुकून से रहेंगे। पिछली बार सीबीटी एलपी की है ना, तो सीबीटी 1 की जो कट ऑफ थी वो थी 25, 22, 28 नंबर। क्या है करे, जो पास वो पास है। 18 तो एसटी की थी। हाँ, तो फिर वही नहीं निकले तो क्या है, क्या बिना है। ठीक है, 2 की कट ऑफ हाई थी नहीं है, होता ही नहीं है। क्योंकि यदि इसको लगता है रेलवे लोको पायलट के ड्राइवर में घपला हो रहा है, तो आपको कोई बंदा कहे, मैं आपको सिंपल बात बताता हूं, आपको कहे मैं सीबीटी 1 पास करा दूंगा और फिर सीबीटी 2 भी करा दूंगा, फिर साइको करा दूंगा, 10 लाख रुपए लगेंगे, मान लो कोई कहता है। 5 लाख आपको पहले देना पड़ेगा अभी, क्या आप दे देंगे? मैं आपका ही पूछता हूं ना, आप नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको यह लगता है कि सीबीटी 1 करा दिया, 2 नहीं हुआ तो, ठीक है ना। अच्छा, 1 करा दिया, 2 करा दिया, साइको नहीं हुआ तो, और तो है, लास्ट में आंखों में निकाल दिया तो। इधर ड्राइवर है ना, इतने फिल्टर से गुजरता है कि इसमें कोई किसी को कह दे कि मैं पैसा लेके करा दूं तो भी लोग हाँ नहीं करे, इसलिए नहीं होता है। कई ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन, कोई माई का लाल आपको कह दे आप रुपए देने के लिए तैयार हो क्या? कोई आज तक एक सिंगल आदमी तैयार हो तो बता देना, कोई हो ही नहीं सकता लोको पायलट तैयार। इसीलिए लोको पायलट में घपला नहीं होता। घपला केवल वहीं होता है जहां कैंडिडेट खुद को लगता है कि यहां मामला सेट हो जाएगा, तब जाके वो रुपए देता है, तब आगे का प्रोसेस अगला शुरू करता है। मामला ये, इस भर्ती में कैंडिडेट को खुद को लगता है कि यहां कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, इसलिए कैंडिडेट इनिशिएटिव नहीं लेता, शुरू ही नहीं करता, तो अगली प्रक्रिया तो शुरू ही नहीं होगी। मामला कैंडिडेट के ऊपर होता है, क्या वहां खतरा रहता है, लेकिन ये क्लास टेक्निकल की है। जहां कहीं पर भी एक एग्जाम है केवल, वहां पेपर में गड़बड़ी का खतरा काफी ज्यादा रहता है। जहां पेपर के लेवल 2 या 3 होते हैं वहां कोई खतरा, और यहां तो 3 तो पेपर के लेवल है और चौथा ढंग का मेडिकल का लेवल है। साइको खुद में 5 होता है, साइको के अंदर 5 बैटरी टेस्ट होता है। 5 के 5 में पास होना जरूरी है। 5 में से किसी एक में फेल हो जाता तो ड्राइवर नहीं बन सकते। कहा जाता है, एक मिनट, क्या क्या कहते हो? 1 मिनट, मेरा कार्य है, गलत तो बैठ जा, ऐसे बीच में उछलना नहीं है। हाँ, मेरा कार्य है सब गलत फहमियां दूर करना। आप बताओ, आप हैं? हाँ, इसको यदि पेपर मिले हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, मैं आपको एक बात बताऊं कि मामला ऐसा है कि ऑफलाइन पिछली बार लोको पायलट का साइको हुआ था 2014 में, आप हो 24 में। इतने टाइम में तो आपके बच्चे बड़े हो जाए। आप देखो साल कितने हुए। बीच में 2018 आया था, उसमें साइको एग्जाम ऑनलाइन हुआ है, ठीक है ना। तब ऑफलाइन का मामला है ही नहीं, ठीक है ना, पहली बात हो। दूसरी बात, जो साइको का एग्जाम है वो आरडीएसओ लेता है। साइको एग्जाम कौन लेता है? आरडीएसओ। पेपर पहले भी किसी के पास नहीं आता था, अभी भी किसी के पास नहीं आता है। पेपर आने का मामला ही नहीं है। क्यों नहीं मामला नहीं है? किसके? 2018 में? 18 में नहीं आया। आप दिखा दो।
2018 में तो साइको का आया नहीं, 14 का मैं कह नहीं सकता, एग्जैक्ट मिला। आप दोनों के पास, फिर दिक्कत क्या हुई? नहीं, विश्वास वाला मामला नहीं हो तो पेपर ही प्रैक्टिस पेपर होता है। प्रैक्टिस पेपर ऐसा होता है कि साइको एग्जाम के अंतर्गत, इधर देखो क्या हुआ, साइको एग्जाम के अंदर इतना होता है कि पेपर आए क्या दे क्या मुझे नहीं पता, पेपर इतना आसान होता है कि आपको ये सवाल दिया जाता है कि इसमें 6 कितने हैं, 9 कितने हैं, ठीक है ना, ऐसे सवाल आते हैं 20, और आपको हर लाइन का याद करके जाओगे, पहले में 8 आएगा, दूसरे में 7 आएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर तो गिनना वहीं पड़ा था, तो वहीं गिनना था, पहले पेपर का क्या किया फिर? घड़ी में तो कोई फेल ही नहीं हुआ पिछली बार भी। ब्रिक्स में पिछली बार पहला साइको एग्जाम जब देने गए तब फेल हुए थे कुछ बच्चे, वो इसलिए हुए थे कि ऊपर नीचे कर दिया था, ए का जगह ई लिखा, ई की जगह ए लिखा, भरते समय ए और ई अलग अलग जगह था, उसने कहा पहले ए ही आता है बाद में ई आता है, लेकिन उन्होंने लिख दिया उल्टा, यही तो किया था। तो आपके साथ वो हुआ, तो फिर क्या हुआ? ट्रैक लाइन में भी दिक्कत नहीं है, साइको आपका क्यों खराब हुआ मैं एक बात बता दूं, यदि आपके पास पेपर आया तो साइको आपका इसीलिए खराब हुआ कि आपके पास पेपर आया। साइको में कॉन्फिडेंस है ही नहीं, साइको का मामला इतना ही है कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो आप साइको पास है, आपको कुछ नहीं करना है। अब एक रेलवे साइको का एग्जाम क्या एग्जाम है, इसमें एक ऐसा आपको चित्र बना के दिया है और ऐसा देख के, और आपको ऐसे लाइन खींच के दे दी, ऐसे 5 दिया अलग अलग जगह लाइन खींच के कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है, वो तो देख के सीधा आंसर करना ए बी सी, आप रट के ये जा ही नहीं सकते, क्योंकि सवाल ये 10 मिनट में 96 सवाल थे। दस मिनट में कितने थे? किसका ए आएगा किसका बी आएगा रट नहीं सकते, वो तो देखते ही दिखता है, वो तो देखते ही दिखता है। यदि भाई रट सकते हो तो अपन कल दे देते आपको एक पेपर, आप पहले रट के आ जाओ। प्रैक्टिस तो पहले ही कराते हैं ना, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है, उस सब क्या प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। ट्रैक मेमोरी टेस्ट एक होता है, ट्रैक मेमोरी टेस्ट मैं आपके कभी एक क्लास लूंगा साइको की। ट्रैक मेमोरी साइको पूरा इजी होता है, साइको कोई टिपिकल नहीं होता है रेलवे के अंदर। साइको केवल इतना ही होता है कि आप अपना ध्यान भंग किया, आप फेल है, आपका ध्यान रहा, आप पास है। साइको इतना ही है, यह है मेमोरी गेम, माइंड गेम जो भी है वो है आपका कंसंट्रेशन पावर हाई है कि नहीं है, और कुछ नहीं है, यही तो है पूरा साइको, यही होता है। तुम क्यों फेल हुए? ओहो, कितने नंबर आए थे बाबा की CBT 1 में? नहीं 2 में, 2 के पार्ट ए में। तुम उधर फंस गए हैं, तुम बाकी के पिछली बार टेक्निकल के कारण बहुत फंसे थे। टेक्निकल में कोई नहीं अटकोगे, टेक्निकल अटकने की चीज ही नहीं है, ये आराम से निकल दो है। पेपर नहीं रहना तो आपकी रेलवे में लोको पायलट इसीलिए नहीं बनेगा, आपने ना चोरी करने की कोशिश की,
आपकी खुद की ईमानदारी से भी बता दो, यदि आप चोरी करने की कोशिश नहीं करते, साइको एग्जाम आपने पढ़ा तो है ही थोड़ा बहुत, तो आपको यह भी पता है कि यदि आप उसमें आप साइको में केवल फोकस ही कर लेते तो भी आप पास होते हैं। क्या हुआ? हाँ, किसको? क्यों? कौन से टेस्ट में हुआ? नहीं, फेल आदमी कहाँ हुआ ये याद नहीं रहता। जैसे तू रास्ते में गया कहाँ गिरा ये ध्यान नहीं रहता। कॉमन सवाल है। आप 5 टेस्ट होते, 5 में से कहाँ कौन से में फेल हुए हैं? तीसरा में फेल हुए तो आपका फिर टेस्ट है ना, मैं बता दूं आपको, तीसरे में जो भी फेल हुआ उसका टेस्ट है साइको में। जिस दिन टेस्ट स्टार्ट हुआ था पहले दिन पहली शिफ्ट आपकी थी। पहले दिन पहली शिफ्ट में साइको के तीसरे टेस्ट में फेल हुए, क्योंकि उसमें हिडन क्यू में ए बी ऊपर नीचे कर दिया था टेढ़े मेढ़े, वो पहले दिन पहली शिफ्ट में किए थे। और दूसरे में मैंने कार में बैठे बैठे वीडियो भी बनाया था, रास्ते में जा रहा था, मैंने कहा आज पहली बार ऐसा हुआ है, अगली शिफ्ट वाले ध्यान रखना। फेल किसी में नहीं होता है, फेल होता है जहां ध्यान चुका। साइको में इतना होता है, जहां ध्यान चुका वहां फेल है, जहां ध्यान रहा वो सब बंदा पास है। साइको में और फेल पास का कोई लेना देना नहीं, इतना ही लेना देना है। 42 टी स्कोर होता है, वो भी आसान है, वो तो मैं आपको एक दिन अलग कहानी पूरी समझा दूंगा। मैं तो देख रहा था कारण क्या है इनके, कौन से कारण है। अब मेरा अगला सवाल आ गया, आपको पता नहीं चला होगा, इसने फेंका तीर। हाँ, मेरा अगला सवाल है, तू टेक्नीशियन क्यों नहीं बना? अरे रुको 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 भाई रुको, अभी तो है, तो फिर साइको का क्या लेना देना? तू तो फेल पहले ही हो गया ना। साइको का क्या लेना देना? क्योंकि पिछली बार जो साइको में फेल हुए हैं, नंबर अच्छे थे, तो उसकी नौकरी लगी है, टेक्नीशियन बने सब। किसी की नौकरी से वंचित है नहीं रहा, वंचित रहा तो सीबीटी 2 के नंबरों से रहा सब। साइको के कारण नौकरी से वंचित नहीं रहा, लोको पायलट बनने से वंचित रह सकता है, नौकरी से वंचित कोई नहीं रहा है। ये भी पूछ लो, कट ऑफ में मेरिट में नंबर कम होंगे, कहां से कहां गई ज्यादा? कितने नंबर आए तुम्हारे? हैं? कौन सी कैटेगरी है? एसटी कैटेगरी। तो कट ऑफ तो यही इतनी थी। टेक्निक यहां कितनी थी? 44 थी। कोलकाता नहीं, अजमेर। अजमेर की कम थी ना, बता तो रहा हूं। इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ हाईएस्ट गई थी, जनरल की 62 नंबर। आप कट ऑफ चेक करो, कोलकाता गई होगी सर। कोलकाता जनरल की 46। वो इलेक्ट्रीशियन नहीं होगा तो इधर क्यों बैठा है? इधर ट्रांसफार्मर चल रहा है। देखो कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं, आप मेरी बात सुनो। पिछली बार जो भी बच्चा यदि कोई कारण से साइको में फेल हो गया तो नौकरी से वंचित नहीं रहा। नौकरी से वंचित केवल वो रहा जिसके सीबीटी 2 के पार्ट ए में नंबर कम थे। बाकी जिसको साइको में भी फेल हो गए उन सब की नौकरी लगी थी, बट नंबर सीबीटी 2 के पार्ट ए में होने चाहिए।
साइको किसी का कारक नहीं था, ये साइको पास होता तो भी इसकी नौकरी नहीं लगती, इसको भी पता है। क्योंकि एएलपी की कट ऑफ, फिर यदि टेक्नीशियन की कट ऑफ 48 बता रहा है तो एएलपी की कट ऑफ कम से कम 60 से ऊपर थी। आप कट ऑफ निकल जा ही नहीं सकती। 41 नंबर का फाइनल सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा, हो नहीं सकता। आपके आंकड़े उल्टे हो रहे हैं। क्यों उल्टे हो रहे हैं मैं बताऊं इसका कारण। एएलपी बनने के लिए जितने भी टेक्नीशियन बनने वाले हैं, जितने भी टेक्नीशियन बनने वाले हैं, उन्होंने एएलपी के लिए तो अप्लाई किया ही किया था। तो सब जगह की एएलपी की कट ऑफ ऊपर ही गई थी। टेक्नीशियन की कट ऑफ किसी भी जगह ऊपर नहीं गई। आप में से कोई किसी भी आरआरबी में होगा, कट ऑफ एएलपी के ऊपर थी। एएलपी की कट ऑफ ऊपर होने के 3 कारण बताता हूं। पहला कारण कि एएलपी के अंदर आईटी वाले भी थे, बीटेक वाले भी थे, डिप्लोमा वाले भी थे, ठीक है ना। दूसरा कारण, तीनों थे कि नहीं थे, जबकि टेक्नीशियन में आईटी वाले तो एएलपी में भी थे और टेक्नीशियन में केवल क्या थे, आईटी वाले, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है कि इनकी कट ऑफ, इनकी पद थे 26,000, इनके पद थे टोटल 37,000, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पद और मिल रहे थे जो टेक्नीशियन को। तीसरी कंडीशन ये है कि यहां पर हमारे पास जो कंडीशन बनती है ना, उसमें आईटी वालों के लिए, तो आईटी वालों को ही एक स्पेशल अलग से अपॉर्चुनिटी मिलती थी दोनों में, और किसी में भी दोनों में अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। इसलिए किसी जगह की नहीं गई कम तो है। अब पैनल निकाल लेना, पैनल ऐसे निकलेगा ही नहीं है, मैं बताता रहा हूं। लिखो, जिनके सीबीटी 2 के पार्ट ए में नंबर अच्छे आए फिर भी वो फेल हुआ है पिछली बार कोई भी एएलपी के अंदर भी, तो उसका कारण था वो टेक्निकल में फेल हो गया, मेरिट में नहीं आया। सीबीटी 2 के पार्ट ए में नंबर कम थे। बाकी हर आईटी वाले को नौकरी मिली है जिसके सीबीटी 2 के पार्ट ए में नंबर अच्छे थे, हर एक को, चाहे को फेल हुआ चाहे पास हो, नौकरी पक्की मिली है। सीबीटी 2 के पार्ट ए में नंबर अच्छे थे और 2 क्वालिफाई करना जरूरी था, मतलब पार्ट बी, बस मामला इतना ही था। है? बाकी किसी में भी कोई कारण निकलेंगे नहीं। क्या हुआ? निकलो निकलो। तो यार वेटिंग पर तो आ मत पहले, तू सीधा सीधा जिस दिन पहली बार रिजल्ट आया था, पहली बार एएलपी की कट ऑफ क्या थी, टेक्नीशियन कट ऑफ क्या थी, ये बता दो, बात खत्म हो गई। एएलपी की कम जाएगी, टेक्नीशियन ऊपर जाएगी, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि सभी आईटी वालों ने एएलपी ऊपर भरा है टेक्नीशियन बाद में भरा है। एएलपी में लड़ने वालों की संख्या ज़्यादा थी, टेक्नीशियन में कम थी, क्योंकि एएलपी में लड़ाई तो बीटेक और डिप्लोमा से भी थी और टेक्नीशियन में केवल आईटी थी। ट्रांसफॉर्मेंस रेशियो होता के है N2/N1, ठीक है ना। N2/N1 का मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न का रेशियो है, सेकेंड अपॉन द्वितीयक अपॉन प्राथमिक। हमने ये देखा था E समानुपाती N, देखा कि नहीं देखा भाई? E समानुपाती N पढ़ रखा है हमने, मैं यहीं पर सारी चीज़ें समझा के भाई इधर लाऊंगा। तो बताओ, यदि नंबर ऑफ टर्न ऊपर वाले में है N2 तो वोल्टेज भी क्या होगा, E2, E2 बटा क्या हो जाएगा, E1, ठीक है। अब आप देखते हैं प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में पावर क्या है, बराबर, क्योंकि आपने एक लाइन लिखी थी कि शक्ति व आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब शक्ति और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो P1 और P2 क्या है, बराबर, ठीक है ना। P1 बराबर क्या होगा, पावर क्या होगा भाई, वोल्टेज इंटू धारा, E1 इंटू I1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 इंटू I2। अब I2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, I1/I2 बराबर क्या हो जाएगा,
E2 बटा E1, यही होगा कि नहीं होगा? तो E2 बटा E1 बराबर क्या हो जाएगा? I1 बटा I2। तो मैंने एक इधर और लिख दिया I1 बटा I2। यहां तक भी मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। देख लो, मैंने ये तरीके से लेके आया हूं, पावर दोनों बराबर होती है। अब एक और कंडीशन, यदि दोनों पावर बराबर है P1 बटा P2 तो बराबर क्या हो जाएगा? पावर आई स्क्वायर आर होता है कि नहीं होता है? लेकिन डी सी के लिए आर लिखते हैं, एस सी के लिए क्या लिखते हैं? जेड, प्रतिबाधा लिखते हैं। तो आप ये लिखोगे I1 स्क्वायर इंटू Z1 बराबर I2 का स्क्वायर इंटू Z2। तो I1 बटा I2 करना है, तो I1 स्क्वायर बटा I2 स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई? Z2 बटा Z1। दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो I1 बटा I2 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा? रूट क्या बन जाएगा? Z2 बटा Z1। और ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का प्रमुख फॉर्मूला है। इनमें से कोई सी भी कंडीशन पूछी जा सकती है। K पूछ सकते हैं, N पूछ सकते हैं, E पूछ सकते हैं, I पूछ सकते हैं, Z पूछ सकते हैं। सभी कंडीशनें तरीके से आती है। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल इसके ऊपर ज्यादा रहता है। करो नोट। कितनी मिली? हाँ, LP 48 गई तो टेक्नीशियन की अभी कोई बात नहीं, बताओ। देखो, ये ST की गई थी 46, जो LP की कट ऑफ गई थी 46 वगैरह, ठीक है? 48 नहीं, 46 है। नीचे और देखो, लोको पायलट के और भी पद हैं, 3 है पद। टेक्नीशियन की कट ऑफ देखो भाई, तो वैसे तो इसमें ना एक एक चीज को देखना पड़ेगा। इसमें आपके कौन से में इलेक्ट्रीशियन एलो थी, उसमें आपको मिलेगा। आपके टेक्नीशियन की कट ऑफ इससे कम जाएगी, निश्चित है। टेक्नीशियन में आपने फॉर्म भरा तो लगभग 25 तरह के पद थे, 25-26 तरह के पद आए होंगे ना। प्रेफरेंस भरा होगा, A to Z ऐसे भरा होगा। उस समय A to Z भर रहे थे ना। 20-25 तरह के पदों में आपने अप्लाई किया था। टेक्नीशियन एक थोड़ी थी। तो उसमें कौन से पद थे वो बताओ? उसमें कौन से पद थे? उसी के अनुसार तो पता चलेगा उसमें सबसे न्यूनतम कट ऑफ किसमें है। एक थोड़ी ना, इलेक्ट्रीशियन में आप 25 तरह के आसपास पद थे टोटल। तो 25 तरह के आसपास पदों में कितने थे ये बताओ? है फॉर्म तो है ना आपके पास? अच्छा, फॉर्म नहीं है ना, इसका भी बैठ के निकालना पड़ेगा। मैंने निकाला भी था एक दिन ने, आपको पता। LP ज्यादा गई थी तो वहां क्या टेक्नीशियन की पोस्ट थी नहीं? वो देखना आप कौन से पद पर भरे हैं। ज्यादा नहीं जाती, ज्यादा जाती नहीं है, केवल एक ही।
चेन्नई 35 नहीं 34 में हुआ है, 41 में तो ओबीसी का ही हुआ है। लिख लिया भाई। अब की बार सबसे कट ऑफ कम कहाँ की जाएगी? जिधर की मैं बोलूंगा उधर ज्यादा जाएगी, इसलिए कम किधर की नहीं जाएगी। मेरा ये मानना होता है, लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए बंदे को किसी को अपने स्टेट, अपने आसपास स्टेट से फॉर्म भरना चाहिए। आसपास स्टेशन से नहीं भरें, मतलब आसपास आरआरबी जोन से नहीं भरें, अपने अपने जोन से भरें, आसपास वाले से भरें। तो कभी भी गलती से भी कोई दूसरा रूट नहीं अपनाना चाहिए, एक ही रूट अपनाना चाहिए साउथ का। कभी बंदा आज तक निराश नहीं हुआ है जिसने, हाँ साउथ में आप चेक कर लो, ठीक है ना। साउथ का मतलब है कि आपके पास साउथ में त्रिवेंद्रम भी आता है, साउथ में चेन्नई भी आता है, साउथ में बेंगलोर भी आता है, साउथ में सिकंदराबाद भी आता है। ये सभी साउथ में आते हैं। आप कलकत्ता की तरफ और गुवाहाटी की तरफ कभी नहीं जाएं, क्योंकि कलकत्ता और गुवाहाटी जब आप जाएंगे तो आप रूट चेक करोगे तो पहले राजस्थान के बाद में आएगा यूपी, यूपी के बाद आएगा बिहार, बिहार के बाद आएगा कलकत्ता। तो आप यहाँ से जाओगे तो यूपी बिहार वाले उधर नहीं जाएंगे, वो भी जाएंगे। इसलिए वहाँ कट ऑफ कभी भी कम नहीं जाती है। पिछले 7 साल में भी, 6 साल में भी इधर कम नहीं गई है। कम कट ऑफ मिलेगी तो साउथ मिलेगी, क्योंकि साउथ सभी के बराबर दूरी पर पड़ रहा है। कहाँ से? मेरा ये मानना है, आप एक चीज नोट करें कि भाई कौन से स्टेट के सबसे ज्यादा रेलवे के फॉर्म भरते हैं, पढ़ते हैं, तो एक मिलेगा बिहार, दूसरा मिलेगा यूपी, तीसरा मिलेगा राजस्थान। एमपी ने नई नई एंट्री की है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि दूसरी जगह वो अपने आरआरबी भोपाल से खुश अभी तक। तो अब की बार कुछ परिवर्तन हो तो हो। मेन है ये 3। अब हरियाणा वाले हैं जो किधर से भी भर सकते हैं, आरआरबी चंडीगढ़ से भरें, किधर भरें, कपूरथला भरें, जम्मू भरें, वो किधर भी भर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर है जो ये मेन है 3 राज्य बड़े तरीके से देखा जाए जो ज़्यादा पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ने वाले हैं झारखंड के, जितने बिहार के झारखंड के भी अच्छे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ने वाले झारखंड के, झारखंड के बाद में पढ़ने वाले कलकत्ता के। ये है रेंज। 3 के बाद चौथा और 5वें 5 स्टेट है। अब आप गलती से भी यदि कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं तो आप पूर्णतः पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, और जिधर जा रहे हैं उधर रास्ते में बाकी जितने भी स्टेट हैं वो ही आपका सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन है। आप उधर जाके लड़ना चाह रहे हैं। उनके वो बिहार वाले कलकत्ता से इसलिए भरते हैं कि उनके नजदीक है भाई, उसके बिहार के बाद कलकत्ता जाएगा, नजदीक है ना। आप गुजरात से भरते हैं, राजस्थान वाले ज्यादा कहां भरते हैं, गुजरात बहुत भरते हैं, अहमदाबाद, ठीक है ना, क्योंकि नजदीक है कि नहीं है। उसके बाद जिसको सेफ कट ऑफ की इच्छा रहती है उसको अच्छा खासा साउथ में जाना चाहिए। ये हमेशा का देख लेना चाहिए, कभी का उठा के। साउथ में सभी की दूरियां बराबर है, क्यों सब नॉर्थ में, साउथ की तरफ साउथ वाले कम है, जाएंगे कौन से, नॉर्थ वाले ही है। तो ऑप्शन मिलता है वहां पर। बाकी कोई आरआरबी कभी नहीं बता सकता। यदि आरआरबी मुंबई में पद ज्यादा हैं तो ये कंफर्म है कट ऑफ ज्यादा जाएगी। केवल कट ऑफ वहां की सामान्यतः कम जाती है जहां पेपर जहां पद हैं जो औसत के आसपास हैं, वहां कम जाती है। जहां औसत से ज्यादा पद हैं, चाहे साउथ में किसी एक आरआरबी का हो, सिकंदराबाद में कहे एलपी चाहिए 22 हो, तो वहां कट ऑफ भी ज्यादा ही जाएगी, क्योंकि सारे जने उधर ही गए हैं। औसत के आसपास यदि साउथ में पद हैं तो वहां कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती। मामला ये है। बाकी तो क्या है कि भाई ये किस्मत की बात है। आप यदि यहाँ से भरते तो नौकरी लग जाते, आपने नौकरी के चक्कर में राजस्थान छोड़ के कलकत्ता गए तो कलकत्ता ने कहा तू राजस्थान में बन जाता। ये ना मैं यही तो कह रहा हूँ,
तू यहाँ से हो जाता, अब की बार तू गए बेंगलोर तो कहता है, बेंगलोर वाले ने कहा तू इधर भाग के आया, तू राजस्थान से हो जाता, तब भी कट ऑफ कम गई थी। तो इसलिए इतना भटकाव ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए, ये फ़ायदा है भाई। कट ऑफ है तो क्या है कि थोड़ा सा आप बाहर जाना चाह रहे हैं नौकरी के लिए, बात ठीक है, परंतु क्या है कि आज से 10 साल के बाद में आपके सामने वापस समस्या खड़ी हो जाएगी। खड़ी तो 2-3 साल बाद ही स्टार्ट हो जाती है कि कैसे म्यूचुअल लें। 10 साल के बाद बहुत बड़ी भयंकर समस्या आ रही है। कोलकाता से म्यूचुअल मिल जाता है इसलिए क्योंकि इधर है बिहार के यूपी के लगे हुए, तो उनके कलकत्ता नज़दीक है। मैं यही समझा रहा हूँ, तुम उधर मत जाओ कलकत्ता की तरफ, म्यूचुअल भले ही मिले लेकिन नौकरी नहीं मिले, कंडीशन नहीं है। गुवाहाटी की कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। गुवाहाटी की कट ऑफ किस कारण ज़्यादा जा रही है? गुवाहाटी में तो पढ़ने वाला है नहीं इतने, वो जा रही है यूपी बिहार, राजस्थान वाले भी जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, बिहार जा रहा है, और कलकत्ता वाले भी जा रहे हैं, झारखंड वाले भी जा रहे हैं। वो कह रहे थोड़ा और आगे चलते हैं, तो गुवाहाटी आ गया, अब उसके आगे तो कोई है नहीं, तो और आगे चले जाए। बात तो यही है ना भाई, बात साफ साफ है। तो उधर म्यूचुअल इसलिए मिलता है। बिहार वाला बंदा ये सोचता है कि मैं राजस्थान से नौकरी कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं कलकत्ता कर लूँ, कलकत्ता नजदीक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो बिहार के अभी सारे बालक कलकत्ता की तरफ भी नौकरी करना चाहते हैं। बिहार वाले बालक कोई यहाँ फॉर्म भर रहा है क्या? राजस्थान नहीं, राजस्थान वाला कोई बिहार भर रहा है नहीं, ये आपस में कोई इंटरचेंज हो रहे हैं नहीं। ये 3 राज्य तो आपस में एक दूसरे में किसी में फॉर्म नहीं भरते हैं। कारण है ये। हाँ अच्छा, 1 मिनट, एक लाइन लिखना भूल गया कि यदि नहीं ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। क्या क्या करो, वापस कहो। कौन सी नौकरी में, स्टेट में या सेंट्रल? स्टेट में कर रही है। नहीं कैसे, मैं लड़की यहाँ नौकरी कर रही है, वाइफ नौकरी कर रही है। हाँ ये सेम सरकार के अंदर मामला होता है तब उसमें देखा जाता है। स्टेट का स्टेट में देखा जाता है, सेंटर का सेंटर में देखा जाता है। सेंटर का स्टेट के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं है। सेंटर में करते हो तो सेंटर क्यों देखेगा स्टेट का? दोनों सेंटर में करो, तब दोनों सेंटर में हो। तब डिपार्टमेंट देख लेता। फिर तब डिपार्टमेंट क्या करता है कि वरीयता देता है। म्यूचुअल के साथ साथ जोन चेंज करने में म्यूचुअल में कई बार वरीयता दे देता है। ऐसे मामले में डिपार्टमेंट वरीयता देता है। जब सेम डिपार्टमेंट रहता है, सेम होता है ना, उसमें देता है। ऐसे मामले में ऑन रिक्वेस्ट भेज जाती है, लेकिन एक ही जगह से सैलरी बनती है ना। जैसे मान लो स्टेट का तो स्टेट का, सेंटर का तो सेंटर का, तब होता है ऐसा मामला। क्या हुआ? K का मान 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ N2 का मान N1 से क्या है? ज्यादा। और ये होने का मतलब ही क्या हो गया? स्टेप अप। तो K का मान 1 से बड़ा है तो क्या है? स्टेप अप। क्योंकि K का मान 1 से ज्यादा तो N2 N1 से बड़ा है। और K का मान यदि 1 से कम है, N2 का मान N1 से कम है, तो स्टेप डाउन। ठीक। K का मान 1 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा आइसोलेशन। तो K का मान 1 से बड़ा है, K का मान 1 से छोटा है, K का मान 1 है बराबर। तो स्टेप अप, स्टेप डाउन, और क्या हो गया? आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब नहीं तो वोल्टेज बढ़ा रहा है नहीं घटा रहा है, केवल 2 लाइनें क्या अलग अलग ही है, उसे आइसोलेशन कहते हैं।
हाँ हाँ, BSPSL का एग्ज़ाम है सितंबर अक्टूबर में, और कोर्स हमारा हो जाएगा। इस कोर्स में तो है ही क्या, एक मशीन है, एक पावर सिस्टम है, बड़ा तो यही है। फर्स्ट ईयर है नहीं, सेकंड ईयर है। BSPSL के सिलेबस में क्या आता है, ओनली फाइनल ईयर। तो मशीन और पावर सिस्टम ही तो मेन है। इसलिए पेपर, उसके बारे में ये कहा जाता है पेपर टफ आता है। टफ इसलिए आता है क्योंकि जो पोर्शन है वो टफ वाला ही है सिलेबस में, आसान वाला तो सिलेबस में है ही नहीं। कर लिया भाई। अब क्वेश्चन है, E1 का मान है 220 kV, E2 का मान है 11 kV। यदि हमारे पास N1 में, चलो 1200 कर देते हैं, 1200 टन है, तो N2 में टन कितने हैं? तो आप कहेंगे N2 बटा N1 बराबर हो गया E2 बटा E1। N2 का मान हमें ज्ञात करना है। N1 का मान कितना है भाई, 1200। E2 का मान कितना kV है, 11 kV। और ये कितना है भाई, 220 kV। 11 से काटा तो कितना आ गया भाई, 20। N2 बराबर क्या हो गया, 1200 बटा 20। 1200 बटा 20 बराबर कितना हो गया, 60 टन हो गए भाई। कितने टन हो गए, 60। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, और कल हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो आप ये पूरा पढ़ के आना।